तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का। आज के सेशंस में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर सबसे पहले मैं एक बेस ले रहा हूँ जो कि मेरा बी है। एंड आपको पता है बेस को प्रोटॉन पसंद है, तो अगर बेस प्रोटॉन लेगा देन उससे बनेगा क्या? कॉन्जुगेट एसिड। ये सी ए है, कॉन्जुगेट एसिड। एंड चूँकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, सो अगर मैं इसका के बी लिखूँ देन के बी आएगा कॉन्जुगेट एसिड के कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर के बी वैल्यू ज़्यादा है देन मेरा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा। सो हायर द के बी वैल्यू हायर वुड बी द बेसिक स्ट्रेंथ। बट क्या लगता है के बी वैल्यू दिया हुआ रहेगा? नहीं दिया हुआ रहेगा। एनीवेज, सो यहाँ पे अगर और मैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ देन मेरा बेसिक स्ट्रेंथ जो है, अगर सी ए का कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा देन के बी बढ़ेगा, एंड अगर के बी बढ़ेगा देन बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। एंड अगर आप कॉन्जुगेट एसिड देख रहे हो देन यहाँ पे प्लस आया है। सो इन जनरल आई कैन से लाइक टू बी, अगर कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबल बनाएगा एंड उसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सो ये एक हमारा नॉर्मल थियरी है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब मैं आपके सामने कुछ केसेस रख रहा हूँ, आप उस केसेस को देखिए एंड देन फिर हम लोग उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में और चर्चा करेंगे। तो जो मेरा केस है वो है NH3 अमोनिया RNH2 प्राइमरी अमाइन R2NH सेकेंडरी अमाइन एंड R3N टर्शियरी अमाइन। यहाँ पे आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा इन गैस फेज, ओके। एंड इन गैस फेज में आपका काम बनता है कि आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ में सजाना है, ठीक है। सो अगर मैं R3N के बारे में बात करूँ देन वो मुझे कुछ ऐसा यूँ दिखेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि ये R जो है वो एल्काइल ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कारण नाइट्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एंड अगर वो बढ़ जाएगी देन सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन A, B, C एंड D में मैं बोलूँगा D के पास होगा। एंड देन आप समझ चुके हैं C, फिर B एंड फिर A। दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बट ये आपको तब लगाना है जब चीज़ें आपको गैस फेज में दी हुई हैं, ओके। एंड ये वाली ऑर्डर जो है वो मैं साफ साफ यहाँ से बोलना चाहूँगा कि यहाँ R जो है वो प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन इमेजिन करो दैट कि आपके पास सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बट वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख कर आया है कि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है। सो एक्वस सॉल्यूशन में है केसेस को अगर आपको डिस्कस करना है बेसिक स्ट्रेंथ के, तो सबसे पहले आप RNH2 उठाओ, इसको H प्लस दो, एंड देन आपके पास क्या मिलेगा RNH3 प्लस, ठीक है। फिर आप उठाओ R2NH, इसको आप क्या दोगे H प्लस, देन आपको क्या मिलेगा R2NH2 प्लस, जो तीसरा क्या है R3N, आप इसको H प्लस दो एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा R3NH प्लस। सो अब आपके पास एक केस आ गया, एंड उस केस में अगर मैं फर्स्ट वाले के बारे में बात करूं, सेकंड वाले के एंड थर्ड वाले के बारे में साइमल्टेनियसली एड्रेस करूं, देन एज पर इंडक्टिव अगर मुझे ऑर्डर लगाने हैं लाइक द वे मैंने गैस फेज में लगाया है, देन बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा?
3 डिग्री का ज़्यादा आएगा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। बट अगर वही मैं प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, देन ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। एंड यहाँ पे अब हम देखते हैं एक्वस फेज में कहाँ पे हाइड्रेशन सबसे अच्छा हो रहा है। हाइड्रेशन मीन्स इंटरेक्शन ऑफ दैट कॉन्जुगेट एसिड विथ वाटर। एंड आपको पता है कि अगर ये एल्काइल ग्रुप जो आर ग्रुप है, अगर ये बल्कि इन साइज होगा, देन आपका हाइड्रेशन जो है वो टफ होते चला जाएगा। मतलब अगर हम 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री के पास तक पहुँचें, देन जो हमारा हाइड्रेशन है एज पर हाइड्रेशन, अगर हम ऑर्डर निकालने के बारे में जाएं स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन 1 डिग्री का ज़्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। सो उस केस में मामला फंस जाता है, मामला पेचीदा हो जाता है। उस केस में मामला फंस जाता है, मामला पेचीदा हो जाता है। तो फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा, या फिर आप यूँ बोलो तो ऑब्जर्व डेटा जो है उसको फॉलो करके ऑर्डर निकालते हैं। एंड ऑब्जर्व डेटा या फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो ये बोलता है कि 2 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, एंड अमोनिया सबसे आखिरी में जाएगा। एंड मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, ये तब की बात है जब आपका आर जो है वो मिथाइल ग्रुप होगा। सिमिलरली ऑर्डर निकल कर आता है 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री फॉलोड बाय अमोनिया, जब आपका आर जो है वो इथाइल ग्रुप है। सो मेनली आप अगर जेई मेंस जाओ देखने या फिर जेई एडवांस जाओ देखने, देन वो इसी सारी चीज़ों को टारगेट करता है, या तो इथाइल नहीं तो मिथाइल। बट मैं आपको 2 और ऑर्डर्स देना चाहूँगा जो कि है 1 डिग्री एंड देन अमोनिया, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये तब की बात है जब आपका जो आर है वो CH3 होल ट्वाइस CH हो जाएगा। एंड एक और ऑर्डर है जिसमें अमोनिया पहले जीत जाता है बेसिक स्ट्रेंथ में, एंड देन 1 डिग्री आता है एंड देन 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री, जब जो आपका आर है वो आर है CH3 होल थ्राइस C। सो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट आप ध्यान रखना। ओके, नाउ अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ से एसोसिएटेड क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कैसे सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है एनिलीन, एंड इसके साथ जिसका कंपैरिजन हमें करना है वो ये NH2 है, प्राइमरी अमाइन। सो अगर हम लोन पेयर की बात करें एनिलीन के केस में, जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, आप अगर देख पा रहे हैं तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। सो ऐसे लोन पेयर जो कहीं रेजोनेंस वगैरह में पार्टिसिपेट करें उसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। वेयर एज ये जो प्राइमरी अमाइन है, इस केस में लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये फ्री है, ये अवेलेबल है। सो इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। नाउ अब आप खुद सोचो, ये वाला जो लोन पेयर है इस केस में, यहाँ पे लोन पेयर फ्री है एंड यहाँ पे लोन पेयर फ्री नहीं है, देन कहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, विच मीन्स यहाँ से हमारा टेक अवे क्या है? एवरी टाइम जब भी आपको कंपाउंड मिले, देन आप चेक करना कि कंपाउंड के अंदर जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है। ठीक है, अगर वो लोकलाइज्ड है देन लोकलाइज्ड के कारण बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ या ज़्यादा होगी कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। नाउ अब मैं समझ रहा हूँ कि आपका क्या सोचना होगा कि अगर दोनों डीलोकलाइज हो गया तो, या फिर अगर दोनों लोकलाइज्ड हो गया तो, वो बाद की बात है, पहले आप प्रोसेस पे जाने का। ठीक है, सेकंड वाला केस देखो। सेकंड वाले केस में अगर आप देख रहे हो, देन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका नाम है गुआनिडीन। ठीक है, इस केस में ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है ना,
सो इस केस में आपको चेक करना है कि ए वाले नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या बी वाले नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, सो फिर से आपको फंडा सेम लगाना है। अगर आप देख पा रहे हो देन बी के अंदर जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एंड अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है देन इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड हो गया। वेयर एज ए वाले केस में ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है देन वो फिर डी लोकलाइज्ड हो गया। एंड अभी हम लोग डिस्कस किए थे लोकलाइज्ड वर्सेस डी लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। दरअसल इस गुआनिडीन के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये ऑर्गेनिक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्योंकि अगर आप इसका आरएस बना के देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेट एसिड का, ठीक है, बी वाला साइड ज़्यादा बेसिक है तो मैं वहाँ पे प्रोटॉन डाल के बना रहा हूँ। देन यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली ये काम जो है वो किधर से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। सो अगर आप महसूस कर पाएंगे देन आप बोलेंगे ज़रूर से कि यहाँ पे 3 आइडेंटिकल आरएस बन रहा है। ठीक है, 3 आइडेंटिकल आरएस एंड 3 आइडेंटिकल आरएस बनने के कारण ओके इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। प्लीज़ आप ये मत सोचना कि मैंने 2 एरो बनाया है तो 2 आरएस होगा, तीसरा वाला कहाँ से ला रहे हैं भाई साहब, तीसरा वाला यही है, तीसरा वाला यही है। ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये बी वाले साइड पे जो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ओके, उस हाइड्रोजन को मैंने किया प्रोटोनेट, एंड प्रोटोनेट करके क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड। प्रोटोनेट करके मैंने कॉन्जुगेट एसिड बनाया। एंड अगर आप चेक करोगे देन कॉन्जुगेट एसिड जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कॉन्जुगेट एसिड जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगले वाले प्रॉब्लम में इसका हम लोग हेल्प लेंगे इन ऑर्डर टू चेक और इन ऑर्डर टू टेल कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो यही है वो सवाल जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। अब आपको बताना है ए वर्सेस बी वर्सेस सी किसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले लोन पेयर देखो, उसका लोन पेयर के साथ क्या हो रहा है। ए के अंदर अगर आप नाइट्रोजन का लोन पेयर देख पाओगे तो फिर से ये डी लोकलाइज्ड हो गया। सी के अंदर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये लोकल है। सिमिलरली बी वाला भी लोकल है। तो एक बात तो पक्की है कि सबसे घटिया बेसिक स्ट्रेंथ में अगर जो होगा तो वो ए होगा। एंड नाउ बिटवीन बी एंड सी अगर आपको चेक करना है तो फिर आप कॉन्जुगेट एसिड बनाओ एंड इसका कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी चेक करो। सो अगर आप चेक कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, देन ये रहा कॉन्जुगेट एसिड एंड यहाँ नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ जो लोन पेयर है वो इस कॉन्जुगेट एसिड को रेजोनेंस के प्रोसेस से स्टेबल बना रहा है, रेजोनेंस के प्रोसेस से उसको स्टेबल बना रहा है। वेयर एज जो सी वाला है, सी वाले का अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं NH2 डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH3+, देन यहाँ पे ये NH3+, बेसिकली यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है देन फिर स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड की आएगी कहाँ से, नहीं आएगी। सो जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का वो सबसे ए जो था वो सबसे ख़राब वाला था, फिर उसके बाद आएगा सी वाला एंड देन फिर आएगा बी वाला। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आपको क्वेश्चंस देखने के बाद ऐसे ही सोचना है तभी जाके सही आंसर आएगा। ठीक है, अब इस वाले सवाल में बी एंड ए की एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ फिर से आपको चेक करना है। तो आप देख लो कि ये वाला लोन पेयर क्या वो लोकलाइज्ड है, तो आंसर क्या आएगा, हाँ लोकलाइज्ड है। क्या बी वाले के अंदर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो क्या आप आंसर दोगे, हाँ लोकलाइज्ड। देखो मामला फंस गया।
यही बात मैं शुरू में बोल रहा था कि या तो दोनों लोन पेयर या फिर दो कंपाउंड्स के अंदर जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर लोकलाइज्ड हो सकते हैं, या फिर जब आप कंपैरिजन करोगे दो नाइट्रोजन एटम्स का तो वो दोनों डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो उस केस में कैसे हैंडल करना है वो चीज़ देखना है। तो ये वाला केस यहाँ मिल गया है। यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन एटम है, इन दोनों नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर है वो दोनों लोकलाइज्ड है। अब लोकलाइज्ड है देन फिर आप चेक करो, कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है, एंड चेक करो क्या ये कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या ये कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। ओके, आओ बी वाले नाइट्रोजन के को प्रोटोनेट करके उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। NH2 NH2 डबल बॉन्ड NH2। क्या ये वाला कॉन्जुगेट एसिड रेजो स्टेबलाइज्ड है क्या? द आंसर इज नो, ये भी नहीं है। तो जहाँ पे आपने तीसरे वाले सवाल में देखा था एक रेजो स्टेबलाइज था और दूसरा रेजो स्टेबलाइज नहीं था, तो जो रेजो स्टेबलाइज था उसके कारण कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल हो रहा था, जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। यहाँ दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो इस केस में जहाँ पे दोनों कॉन्जुगेट एसिड्स में रेजोनेंस नहीं होगा देन वहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेंगे। एंड आपको कॉन्जुगेट एसिड का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। सो अगर मैं NH2 के बारे में पूछूं आपसे कि क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बोलोगे sp2 है। एंड इस वाले नाइट्रोजन के अगर हाइब्रिडाइजेशन में आपसे पूछूं तो आप बोलोगे sp3 है। आप सच सच बोलना, sp2 के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। sp3 के अंदर कंपेयर टू sp2 परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, एंड अगर कम है देन इसका जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू बी। सो अगर मेरे को ऑर्डर लगाना है बेसिक स्ट्रेंथ का देन बी विल बी सॉरी ए विल बी मोर बेसिक देन बी, ए विल बी मोर बेसिक देन बी। सो आप देख चुके हैं कि अभी तक बेसिक स्ट्रेंथ के सवालों को कैसे हम लोगों को टैकल करना है। अब इसी बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर एक और कंसेप्ट निकल कर आता है जो कि होता है सॉल्वेशन का। ओके, सॉल्वेशन जो है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस पे एप्लीकेबल है। आइए इस चीज़ को देखते हैं कि ये होता क्या है। उसके लिए मैं आपको एक एरोमेटिक अमाइन ले रहा हूँ, ओके, एंड इसके ऊपर एक ग्रुप जोड़ दे रहा हूँ। ओके, ऑफ कोर्स ये ग्रुप ले लो, इसको मिथाइल ग्रुप ही ले लो, एंड इसके ऊपर मैंने डाला प्रोटॉन, ठीक है। एंड प्रोटॉन डालने के बाद से मैंने बनाया इसका कॉन्जुगेट एसिड जो कि क्या है NH3 प्लस CH3। नाउ ओवर हेयर अगर मैं ये पूछूं कि ये जो NH3 प्लस है, ओके, क्या ये हाइड्रेशन करेगा वाटर के साथ प्रॉपरली, जो मतलब बोलते हैं ना बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा नो, नो, देयर विल हैव लेस हाइड्रेशन। एंड आप समझदार हैं, लेसर हाइड्रेशन होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉज है, एंड वो कॉज है इस मिथाइल का साइज़ बहुत बड़ा होना। इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, एंड उसके कारण ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो वाटर को आने से रोकेगा, एंड अगर वाटर को आने से रोकेगा देन जो हाइड्रेशन होगा NH3 प्लस का वाटर के साथ वो बहुत कम हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। एंड अगर वो बहुत कम हो जाएगा देन उस केस में मैं बोलूँगा कि जो मेरा प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी है, ओके, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के डिक्रीज़ होने के कारण मैं बोलूँगा कि हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो गया, वो भी डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस
are less basic than para and meta isomer। तो फिर आप बोलोगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस तो लेस बेसिक है, चलो अच्छी बात है। पैरा एंड मेटा में कैसे जजमेंट करेंगे? तो भाई पैरा एंड मेटा के अंदर जजमेंट करने के लिए आपको डायरेक्टली यू हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ द अटैच्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। डायरेक्टली यू हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ अटैच्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। हाँ, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये NO2 है, सॉरी NH2 है, एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, NH2 है, मिथाइल को मैंने मेटा पे रखा है, एंड यहाँ पे फिर से NH2 है, एंड मिथाइल को मैंने कहाँ रखा है? पैरा पे। अच्छा, एनिलीन ले लो, वो क्या है? वो रेफरेंस है, ये वाला रेफरेंस है। तो आओ, अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ तो आप क्या बोलोगे? अगर इसको मैं A, B, C एंड D बोल रहा हूँ, आप तो यही बोलोगे कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में मिथाइल के कारण ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गया। एग्रीड, सही बात है। CH3 जो है वो डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, यहाँ पे प्लस I कंसिडर करेंगे, यहाँ पे प्लस H कंसिडर करेंगे। तो प्लस H के कारण ज़्यादा डोनेशन हो रहा है, तो नाइट्रोजन पे पड़े हुए लोन पेयर नाइट्रोजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, सो इसका ऑर्डर होगा C सबसे ज़्यादा, एंड देन फिर बॉम्बे आएगा, एंड देन दिल्ली जो है वो रेफरेंस है, तो ये रहा ऑर्डर। जो मेरा दूसरा सवाल है वो है अगेन फिर से NH2, यहाँ मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, NH2 नाइट्रो ग्रुप। अब इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो लगाओ कॉमन सेंस लगाओ। है आपके पास CS है, कॉमन सेंस लगाओ। चलो, तो यहाँ पे फिर से A वाले में ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे घटिया हो जाएगा। NO2 जो है वो -I शो करता है, एंड -R भी शो करता है, बट अगर ये ऑर्थो मेटा पे है तो ये सिर्फ -I कंसिडर करेंगे, एंड अगर ये पैरा पे है तो -R एंड -I दोनों कंसिडर करेंगे। माइनस होने के कारण विड्रॉइंग नेचर इसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो इस केस में जो अपना एनिलीन है D वाला पार्ट वो जीत जाएगा। फिर उसके बाद बॉम्बे आएगा एंड फिर चाइना आएगा। सो इतने सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर कराए हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी बेसिक स्ट्रेंथ के सवालों को टैकल करने के लिए। जो प्रोसेस सिखाया है उसी प्रोसेस को फॉलो करें, एवरी टाइम बेसिक स्ट्रेंथ से एसोसिएटेड सवालों को आप सही कर पाएंगे। एंड अगर आप JEE का ट्रेंड देखें तो ये पिछले 4-5 सालों में बहुत मतलब बल्क अमाउंट में बेसिक स्ट्रेंथ से एसोसिएटेड सवाल पूछ रहा है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके टाइम पे भी ये सवाल ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।